हेलो फ्रेंड्स, आपका साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी टेट के सामान्य हिंदी विषय के व्यंजन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको व्यंजन किसे कहते हैं, प्रश्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, स्पर्श किसे कहते हैं, संघर्षी किसे कहते हैं, पार्श्विक, लुंठित, उच्छिष्ट और अर्धस्वर तक मैंने आपको पढ़ाया था। आइए अब हम चलते हैं उसके आगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला, स्वर, जिसको यंत्रमुखी भी कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से होता है, जैसे ह और स, इसे आप क्या कहेंगे? इसे यंत्रमुखी व्यंजन कहेंगे। दूसरा, जीवामूलिस किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है, उसे हम जीवामूली कहते हैं। जैसा कि आप जीवामूली से समझ ही रहे, जीवा मतलब जीभ और मूल मतलब जो जीभ के मूल भाग से होता है, उसे जीवामूलिस कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ये जो है वो जीवामूलिस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए हम चलते हैं अगले में। नेक्स्ट है कि कंठ किसे कहते हैं। कंठ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होते हैं, इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है, जैसे क वर्ग। उसके बाद आता है कि तालव्य, जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु को स्पर्श करता है, उसे तालव्य कहते हैं। जैसे च वर्ग, च वर्ग, य और बड़ा वाला स। यहाँ पर क दे दिया है, ये गलत है। यहाँ पर क नहीं, च होगा। यहाँ पर च होगा। तालव्य जो होता है वो च वर्ग होता है। ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं। मूर्धन्य, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, जैसे ट वर्ग और खटकोड़ वाला श। उसके बाद आता है वर्तस्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वर्त्स या ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करते हुए होता है, उसे वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। जैसे न, र, ल। दंतस्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है जिसमें जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति को स्पर्श करती है, उसे दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे च वर्ग और छोटा वाला स। वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी टेट की दृष्टि से कि छोटा स जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। और बड़ा स जो होता है वो तालव्य के अंतर्गत आता है। ये दोनों आप एक लाइन में अलग लिख लें कि तालव्य व्यंजन के अंतर्गत च वर्ग आता है और बड़ा वाला स आता है, ये तालव्य के अंतर्गत आता है। और छोटा वाला स जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दंतोष्ठ किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांतों को लगती है तथा ओठ भी कुछ मुड़ते हैं, जैसे व और फ। ये भी यूपी टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं। तो दंतोष्ठ व्यंजन व और फ को कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक ब दे दिया जाएगा, फिर आपका जो है व दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद न दे दिया जाएगा, र दे दिया जाएगा। तो आपको टिक क्या करना है? व पे टिक करना है। अगर व नहीं है तो आप यहाँ पर फ को भी टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जिसमें जिह्वा निष्क्रिय रहती है। जैसे प वर्ग, प वर्ग में जीवा का कोई काम नहीं होता, वो साइलेंट होता है। लेकिन प अगर आप बोलते हैं, प फ अगर आप बोलते हैं तो ये आपके दोनों ओठों को एक दूसरे से स्पर्श करती है, इसलिए ये ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आती है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। स्वर यंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, घोष और अघोष। पहला होता है घोष,
इन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर यंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो उसे घोष कहते हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 ध्वनियां घोष के अंतर्गत आती हैं। अघोष किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण समय स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो और प्रत्येक वर्ग की 2 ध्वनियां जो होती हैं वो अघोष होती हैं। आइए हम आगे चलते हैं, लेकिन आप ध्यान में रख लीजिए कि घोष और अघोष जो है वो यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपको घोष दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी ध्वनि जो है वो घोष है। तो अगर आपको क ख ग के 5 वर्ग पता है तो आप अंतिम हर वर्ग का अंतिम अक्षर जो है, अंतिम 3 अक्षर जो है वो कि क्या कहलाता है? घोष कहलाता है और पहला अक्षर अघोष कहलाता है। जैसे क और ख जो होता है वो अघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाकी 3 अक्षर जो होते हैं वो बाद के वो घोष के अंतर्गत आते हैं। स्वर या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय वायु सीमित मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियां ह रहित होती हैं। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी तथा 5वीं ध्वनियां अल्प प्राण के अंतर्गत आती हैं। ये वे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हो जाता है कि अल्प प्राण कितना भी आप याद करेंगे आपको भूलना ही भूलना है। मैं एक ट्रिक आपको बता देती हूँ कि अल्प प्राण जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर जो है वो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो आप इतना याद करिए कि अल्प प्राण 135, अल्प में अ है और अ आपको किस तरह दिखता है? ये 3 की तरह दिखता है। तो आप ये जान जाइएगा कि पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। फिर आता है महाप्राण, जिनका उच्चारण करते समय अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक वायु बाहर निकलती है। ऐसी ध्वनि ह युक्त होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण आप जान रहे हैं, बस इतना आपको याद करना है कि महाप्राण जो है वो 24 होता है और अल्प प्राण जो है वो आपके 135 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप ट्रिक से याद कर लीजिए कि अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। आइए आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें नो डाउट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं या स्टार बना सकते हैं कि व्यंजन जो है वो जो संयुक्त व्यंजन है उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में जो होते हैं वो दो स्वर को मिलाकर बनते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। छत्री वाला छ किस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? आधा क और आधा खटकोड़ वाला स और प्लस अ। लेकिन आप इस अ को भूल जाइए, बस आप इतना याद करिए क और ख मिलके, मतलब क आधा क और आधा ख मिलके आपका छ बनता है। त्र कैसे बनता है? आधा त और र मिलके त्र बनता है। ज और इया मिलके ज्ञ बनता है। बड़ा वाला स और र मिलके स्र बनता है। ये एकदम आप इसको अपनी कॉपी में या अपने दिमाग में जहाँ भी आप इसको नोट करना चाहते हैं, अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं या इस बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही समझ लीजिए, याद कर लीजिए या तो रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता जरूर है क्वेश्चन इससे। आइए हम चलते हैं अयोगवा। जिन वर्गों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, परंतु इनके उच्चारण के पूर्व स्वर आता है, अतः स्वर एवं व्यंजन के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको अयोगवा कहा जाता है। जैसे दो इसमें जो होते हैं वो 2 आते हैं। अ आता है, इसके ऊपर बिंदी होता है एक, और दूसरा अ होता है उसके बगल में विसर्ग लगा होता है।
अ जो होता है इसमें अनुस्वार का बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए होता है। ये जो ऊपर है वो अनुस्वार है और जो बगल में है वो विसर्ग। दोनों बिंदु जो होता है वो विसर्ग जो होता है वो अ अक्षर का सहारा लिए होता है। ये दो, इसमें सिर्फ आप इतना जान जाइए कि अयोगवा कितने हैं हिंदी में, तो अयोगवा 2 हैं। ठीक है, एक तो है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है या मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।